हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 32 करना है। और दोस्तों 32 इलस्ट्रेशन हमारा सरप्लस मेथड पे बेस पर है। 32 वाला इलस्ट्रेशन है और 33 और 34 मतलब 3 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं जो हमारी प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि पिछली क्लास के अंदर जो हमने सीखा वो काफी डिफिकल्ट था, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं कभी भी हम एक क्लास से पूरे कॉन्सेप्ट को जज नहीं करते। आप पहले आज की क्लास भी देखिए। आज की क्लास जब आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन और करोगे। जब 3 क्वेश्चन और करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कुछ कॉन्सेप्ट जब मुश्किल लगते हैं उसमें प्रैक्टिस की कमी होती है। जो कॉन्सेप्ट हमें अभी तक हम पढ़ते हुए हमें सारे आसान लग रहे थे, क्यों लग रहे थे? क्योंकि वो हम पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, 12वीं में हमने पढ़ा था उसको, डिसोल्यूशन तक हमने 12th में पढ़ा था, तो हमें आसान लग रहा था चीजें क्योंकि हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब भी। पर ये नया कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर ये 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार कर लेते हो, आपका ये 100% चीजें कवर कर देगा। मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, बस प्रैक्टिस चाहिए, पेपर में आने के चांसेस होते हैं इससे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 32 करते हैं। 33 दो तो टारगेट है ही, अगर टाइम मिलेगा तो 34 भी जरूर करेंगे आज की क्लास के अंदर, पर करेंगे जरूर। कहता है द फर्म ऑफ ब्लू कॉलर प्रेजेंट यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट ड्रॉन एज ऑन 31 मार्च 2013। एक फर्म है, ठीक है जी, उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, क्रेडिटर आपको दे रखा है, कैपिटल आपको दे रखी है, कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड मशीनरी और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। करंट अकाउंट का बैलेंस कहां पर है? डेबिट साइड पे, मतलब एसेट साइड पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फर्म को पैसा लेना है के से और जेड से, और फर्म को पैसा देना है कैपिटल के नाम का के जेड ए। लाइबिलिटी साइड में होता है तो उसका मतलब होता है फर्म को पैसा देना है, और एसेट साइड में होता है तो उसका मतलब होता है फर्म को पैसा लेना है। तो मतलब के से और जेड से फर्म को पैसा लेना है 4,000 और 3,000 करंट अकाउंट के नाम का। आई कह रहा है जी, हमने डिसाइड करा कि पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3 ड्यू टू डिफरेंस अमंग द पार्टनर्स इट डिसाइड टू वाइंड अप द फर्म। कुछ डिफरेंसेस आ गए थे पार्टनर्स के बीच में, तो हमने सोचा कि वाइंड अप कर दिया जाए और सारी एसेट बेचकर सारा कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो कैश होता है वो जो रियलाइज करते हैं एसेट, वो एक ही महीने में सारे रियलाइज नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो हम कैश भी डिस्ट्रीब्यूट धीरे धीरे करते हैं। अब किस तरीके से रियलाइजेशन हुआ? कहता है मई के महीने में 15,000 फ्रॉम डेटर, 15,000 तो डेटर से आए, और 20,000 का हमने स्टॉक बेच दिया, जिसमें से हमने 500 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस करेगा। ठीक है सर, मई के महीने में 15,000 डेटर से रिकवर करे, 20,000 का स्टॉक बेच दिया, टोटल पैसा मई के महीने में 35,000 रुपए आया, 500 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जून बैलेंस ऑफ अ डेटर रियलाइज 10,000। अब जो बैलेंस बच गया डेटर, उसमें से 10,000 रियलाइज हो पाया। बैलेंस स्टॉक कितने का? 24,000 रुपए फेच कर दिया। फैच मतलब क्या होता है दोस्तों? फैच मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब बैलेंस स्टॉक बेचकर इतना पैसा प्राप्त किया। प्राप्त करना को कहता है फैच करना। वह सीधा लिख देता सेल कर दी भाई। कहता है अगस्त में पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड कर दी 18,000 रुपए की। कुछ अगस्त में 18,000 की मशीन बिक गई। एक्सपेंस इंसिडेंटल टू सेल वर 600 रुपए, और सेल करने के लिए हमारे को 600 रुपए का खर्चा हो गया। ये भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन एक्सपेंस में कवर हो गया। सितंबर में क्या हुआ? पार्ट ऑफ अ मशीन वैल्यूड इन द बुक वैल्यू 5,000 पे वर टेकन बाय के। पार्ट ऑफ मशीन कहता है वो पार्ट ऑफ मशीन जो बुक वैल्यू बुक्स में शो हो रही है वो 5,000 रुपए का ले गया के। इन पार्ट डिस्चार्ज एट एग्रीड एट द वैल्यू ऑफ 10,000। मतलब 5,000 की बुक वैल्यू की एक मशीनरी के ले गया है 10,000 रुपए में। एंड बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड 30,000 नेट। ठीक है सर, ये कह रहा है देखो अगस्त में कुछ पार्ट मशीन बिकी 18,000 रुपए की, ठीक है, और मशीन की कुछ बुक वैल्यू थी 5,000 की। मशीन जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, वो बुक वैल्यू 5,000 वाली बुक वैल्यू की मशीन ले गया के 10,000 रुपए में, और जो बैलेंस बच गया वो 30,000 में बिक गई। मैं इसके लिए पूरा एक डायग्राम बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पार्टनर डिसाइड टू कीप अ मिनिमम बैलेंस कैश बैलेंस ऑफ 2,000 पे एट फर्स्ट 3 मंथ एंड 1,000 रुपए एंड देयर आफ्टर। पार्टनर कह रहा है भाई तो कुछ पैसा जेब में भी रहना चाहिए, तो पहले 3 महीने तो 2,000 रुपए कैश मिनिमम रखेंगे और 1,000 रुपए उसके बाद रखेंगे। सो हाउ द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर विल बी सेटल। तो किस तरीके से पार्टनर ये अमाउंट को सेटल करेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 32।
देखो दोस्तों, मैं आपको फिर कहूंगा, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको ऐसा ही फील आएगा। इसके बाद कहीं पढ़ोगे तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि आपने मेरे से पहले पढ़ लिया है। आपको बताऊं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते ना नई कॉन्सेप्ट की, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो आप, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो अब के बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे आपको सभी में प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करो। 100% सारे कॉन्सेप्ट इक्वली समझ में आ जाएंगे। आपको नहीं समझ में आता फिर दोबारा वीडियो देखो, यूट्यूब पर तो है ही। ये क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूं आपको, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, सेम एज इट इज हो गए, सेम वही स्टेटमेंट बनेगी। जैसे कि पहली स्टेटमेंट हमारी बनती है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल की स्टेटमेंट बनेगी। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट बनेगी सर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कलेक्शन, किस तरीके से। ये तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यही तो हमें मेन क्वेश्चन है। फिर वर्किंग नोट बनेगा कि किस तरीके से कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले मैं अब ये बनाता हूँ वर्किंग नोट की, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। याद है सेम स्टेटमेंट हमने करी थी प्रीवियस क्लास में। फिर स्टेटमेंट शोइंग द मैनर डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट अवेलेबल इन द अगस्त, ये तो कंपलसरी नहीं थी, उसी क्वेश्चन में था। सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल ईच मंथ। क्या लिखा था ऊपर मैंने, ये वाली स्टेटमेंट, याली वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। तो 32 में पहले मैं वर्किंग नोट बना देता हूं। 1 कहता है स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट में हम ये जानेंगे कि कितना कैश हमारे पास पड़ा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। सबसे पहले क्या, कितने महीने का हमारे पास, मई जून जुलाई, 1 मई जून अगस्त सितंबर, जुलाई नहीं है अगस्त सितंबर। तो ये हो गया मई का महीना, जून अगस्त सितंबर। ठीक है सर। पर्टिकुलर्स, लो जी। सबसे पहले क्या तरीका था, आप ऊपर खुद देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको तरीका बताया था। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट कितना रियलाइज हुआ है रिलेशन डिडक्ट करने के बाद, फिर रिटेन कितना करना है कैश, फिर कितना कैश बच गया है। ठीक है, लो जी। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मई का कैसे पता चलेगा, मई से पहले की बैलेंस शीट देखो, मई से पहले की बैलेंस, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2013 की। 31 मार्च 2013 में हमारे पास पैसा पड़ा है 3,000 रुपए, और सीधा ये 3,000 रुपए कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ, सीधा चालू हुआ रिलाइजेशन मई से। तो 31 मार्च को तो हमारा डिजोल्यूशन हो गया, 3,000 रुपए हमारे पे कैश पड़े थे। अप्रैल में कुछ नहीं हुआ, अप्रैल के महीने में कोई भी कुछ नहीं करा, बस मई के महीने में चालू हुआ है। तो अप्रैल के महीने में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मानते हैं कि जो 3,000 रुपए अप्रैल के महीने में, अप्रैल के शुरू में, देखो 31 मार्च के एंड में 3,000 बचे हैं। बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की एंड की। 3,000 पड़े हैं। अप्रैल के शुरू में, अप्रैल के ओपनिंग में 3,000 होंगे। अप्रैल में कोई भी चीज नहीं यूटिलाइज करी गई, कोई भी पेमेंट नहीं हुई, तो अप्रैल की क्लोजिंग में भी 3,000 रहेंगे, तो मई के ओपनिंग में भी 3 रहे होंगे। क्लियर है नहीं है। तो आप कह रहे होंगे सर ये 3,000 तो भाई 31 मार्च के हैं। तो मैंने कहा 31 मार्च के 3,000 तो ओपनिंग अप्रैल में 3,000 होंगे, अप्रैल के महीने में कुछ नहीं हुआ तो क्लोजिंग अप्रैल में 3,000 जाएंगे, और मई के महीने में भी। तो मैं कहूंगा कि जो 3,000 रुपए मेरे को बैलेंस शीट में सो रहा है, ये मई के महीने तक कोई भी पैसा इसका इससे पेमेंट नहीं हुई, तो 3,000 रुपए रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। करते हैं ऐड अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट लेस एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस माइनस करने के बाद नेट लिखना है यहां पर, ये कर देना ऐड, और लेस कर देना, बताओ क्या
क्या लिख सकते हैं, कैश रिटेन लिख सकते हैं। लेस कर देना कैश रिटेन, कितना पैसा आपको अभी रिटेन करके रखना है पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे में और चौथे में, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा दोस्तों उसी को हम कहेंगे कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारा बच जाएगा कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल थोड़ी ना है यार, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मेरे पे कितना पैसा पड़ा था, 3,000 रुपए। जितना आएगा उतना ऐड कर दूंगा और जो रखना है उसको अलग निकाल के बाकी बचा हुआ यूज कर लूंगा। सिंपल सी बात है यार। मेरे पे 3,000 पड़े हैं, 5,000 और आए, कितने हो गए 8,000, 2,000 रख दो जी, 7,000 यूज कर लो। कितना सिंपल टेबल है। लो भाई, कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई 3,000 रुपए मेरे पे ओपनिंग बैलेंस है। अमाउंट कितना रियलाइज हुआ है मई के महीने में, 15,000 रुपए डेटर से, 20,000 रुपए सेल ऑफ स्टॉक और 500 का रियलाइजेशन। तो ऐड करके माइनस भी कर देना साथ के साथ, 15,000 प्लस 20,000 माइनस 500, तो ये आ गया 34,500। तो 34,500 आया नेट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है जी, ठीक है। कितना पैसा रिटेन करके रखना है, तो लास्ट में एक लाइन लिखी थी उसने, कहता है पार्टनर डिसाइड 2,000 पे फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ कहां चालू होंगे, मई से नहीं अप्रैल से। गलती मत कर देना दोस्तों, भाई साल शुरू हुआ था अप्रैल में, तो पहले 3 महीने में 2,000 पे मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो पहले अप्रैल के महीने में तो 3,000 था ही। देखो ना, ये 3,000 जो 31 मार्च को पेंडिंग, 31 मार्च को क्लोजिंग इस साल में 3,000 पे था, अप्रैल में भी तो 3,000 रहा होगा। अप्रैल में कोई भी पेमेंट नहीं हुई तो अप्रैल का क्लोजिंग भी तो 3,000 रहा होगा। फिर मई का ओपनिंग 3,000 बना, तो मई में 2,000 पे मिनिमम बैलेंस रखना है। तो पहले 3 महीने का मतलब है अप्रैल मई जून, ठीक है। तो पहले 3,000 का मतलब, पहले 2,000 का मतलब, पहले 3 मंथ का मतलब है अप्रैल मई जून। अप्रैल के महीने में हमने 3,000 ऑटोमेटिक रखा, क्योंकि पहले से अप्रैल के महीने में 3,000 पड़ा था, 2,000 मिनिमम बैलेंस रखना था। सुनो, अप्रैल के महीने में 3,000 कैश पड़ा था। अप्रैल के महीने में कोई भी पेमेंट नहीं हुई, अगर होती तो बताता, ना कोई रियलाइजेशन हुआ। अप्रैल के महीना खाली था, कुछ नहीं किया उस टाइम पे। तो अप्रैल के महीने में जो 3,000 ओपनिंग था अप्रैल का, वही क्लोजिंग रहा होगा मिनिमम, और मिनिमम रखना था 2,000, तो 3,000 था। तो 2,000 यहां पर रखना है, मई के महीने में 2,000 रखना है, इसको साइड कर देते हैं और बाकी पैसा यूटिलाइज कर लेते हैं। 34,500 प्लस 3,000 माइनस 2,000, 35,500। तो हम कितना पैसा यूटिलाइज करेंगे, 35,500। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, जो पैसा साल के एंड में आपने रख लिया, इतना आप यूटिलाइज कर लोगे पहले महीने में सारे पेमेंट करने के लिए। 35,500 पैसा यूज करोगे पेमेंट करने के लिए। आपके पास कितना कैश बचा है, 2,000 रुपए। मई के महीने में, मई के मंथ के एंड में 2,000 रुपए कैश है, तो साल के मई जून में कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा जून का, 2,000 रुपए। ऑब्वियस सी बात है, जो इस मई के महीने में क्लोजिंग कैश बैलेंस रहा होगा वो जून के महीने का ओपनिंग रहा होगा। इधर भी मुझे 2,000 रुपए क्या करने हैं, इधर भी मुझे 2,000 रिटेन करने हैं, और अगस्त के महीने में भी ये 2,000 रहा होगा। ये तो क्लियर है। कैश बैलेंस जो जून के एंड में रहा होगा वो अगस्त के शुरुआत में रहा होगा। कहते हैं पहले 3 महीने 2,000, उसके बाद 1,000। तो अप्रैल में 2,000 मिनिमम रखा, मई में और जून में। पहले 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि मई जून, पहले 3 महीने अप्रैल मई जून, साल का जो शुरू हुआ उसका फर्स्ट 3 मंथ। तो फर्स्ट 3 मंथ जो है वो अप्रैल मई जून है। जून तक हमने 2,000 मेंटेन करा, उसके बाद 1,000। तो अगस्त के महीने में 1,000 करेंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून में खत्म हो गए 3 महीने। जुलाई आता, उसमें 1,000 करते, इग्नोर इट, जुलाई का महीने में कोई डिटेल नहीं है। अगस्त का है तो 1,000 करेंगे, और 1,000 इसका ओपनिंग रहा होगा, और एंड में भी 1,000 छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा लास्ट में कि सारा पैसा यूटिलाइज कर लो। देयर आफ्टर का इसके बाद सारा 1,000 ही रखना। यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हो गया बता दो सर। मई के महीने में 2,000 रिटर्न करने हैं, जून के महीने में भी 2,000 रिटर्न करने हैं, अगस्त के महीने में 1,000 रिटर्न करने हैं, और हफ्ते के मन के 1,000। यहां पर स्टूडेंट से यही गलती होती है, वो 2,000 2,000 2,000 कर देते हैं, फिर जाकर एक महीना 1,000 चालू करते हैं। पर जो फर्स्ट 3 मंथ है वो अप्रैल से चालू होगा, मई से नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड में कितना पैसा रियलाइज हुआ, जून के महीने में 10,000 रुपए डेटर से रियलाइज हुए और 24,000 रुपए स्टॉक बेचकर रियलाइज हुआ। तो 24 और 10 कितना होगा, 34,000 रुपए, 34,000 रुपीज। अगस्त के महीने में देखो, मशीनरी 18,000 रुपए की थी और कुछ एक्सपेंसिव हो गए 600 रुपए के। तो 18,000 की मशीन माइनस 600 रुपए हटा दो, तो 17,400 रुपए हमारे पास नेट ऑफ अमाउंट रियलाइज हुआ है ना। लास्ट सितंबर के महीने में देखेंगे तो एक पार्ट ऑफ मशीन 5,000 रुपए की थी, जो कि के ले गया 10,000 रुपए में। एक पार्ट ऑफ मशीन 5,000 की थी, जो कि के ले गया 10,000 रुपए में। क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। अगर कोई भी पार्टनर
हमसे कोई एसेट ले जाता है तो उसकी कैपिटल कम करी जाती है, उससे पैसा नहीं आता, ये याद रखना हमेशा। अगर कोई पार्टनर हमसे कैपिटल ले जाता है, अगर कोई पार्टनर हमसे एसेट ले जाता है तो वो हमें पैसा नहीं देता दोस्तों, क्योंकि उसका पैसा तो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है कैपिटल के नाम का, तो उसकी कैपिटल डिडक्ट करी जाती है। तो यहां पर जो लिखा है ना 5,000 रुपए की जो एसेट है, मशीन है, वो के ले गया 10,000 रुपए में, कोई बात नहीं, ले गया 10,000 की उससे कैपिटल डिडक्ट करूंगा, पर उससे कैश नहीं आएगा। बट हाँ, जो बैलेंस मशीन है वो 30,000 की जो बिक गई वो तो पैसा आया होगा, वो रिकॉर्ड करा जाएगा। बस ये चीज समझो कि जो पैसा पार्टनर, जो एसेट कभी कोई पार्टनर ले जाता है, जब तक क्लियरली ना बताए कि पार्टनर ने कैश दिया है तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। अगर कुछ ना बताया गया तो समझ लेना वो सिर्फ एसेट ले जा रहा है और हमसे ये कह रहा है कि कैपिटल से डिडक्ट कर लेना जी, मेरे पैसे तो पहले से पड़ा हुआ आपके पास। 2,000 प्लस 34,000 माइनस 2,000 दैट्स कॉल्ड 34,000, इतना पैसा मैं यूटिलाइज कर लूंगा। इसके बाद 17,400 18,400 हो गए, इतना पैसा यहां यूटिलाइज होगा, और 30 और 31 में 30,000, इतना पैसा यहां यूटिलाइज हो जाएगा। क्लियर है नहीं है बताइए सर, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतना कैश बैलेंस हर साल हर महीने में यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर पेमेंट करने के लिए, और जैसे जैसा पैसा आएगा वैसे वैसे मैं पेमेंट करता चलूंगा। क्लियर? अब अगली स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो हमारे को पूछा गया ये कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कलेक्टेड, जिस तरह से जैसे जैसे कैश कलेक्ट हुआ वैसे वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करो, पर उससे पहले हमें ये देखना होता है कि हम कितना पैसा, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल, कि कितना पैसा पहले कौन से पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसा है जो उसको देना है, फिर किसको देना है। तो पहले ये निकालना है। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि पहले इस पार्टनर को सारी आउटसाइड लायबिलिटी वाली पेमेंट करने के बाद, भाई आपने लाइसेंस एक्सपेंस पे कर दिया, आपने पार्टनर्स का जो लोन है वो पे कर दिया, सब कुछ मतलब पे करने के बाद जब बारी आती है ना पार्टनर को पैसा देने की, तो फिर इस वाली स्टेटमेंट को देखते हैं कि पहले कैसे देना है। तो ये स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। आओ सर ये स्टेटमेंट आते हैं। अच्छा ये स्टेटमेंट हमें क्या बताएगी, जब भी पार्टनर को पैसे देने की बारी आएगी, सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद जब भी पार्टनर को पैसे देने की बारी आएगी, तो ये स्टेटमेंट बताई जाए, ये स्टेटमेंट हमें बताएगा कि किस तरीके से पार्टनर को पेमेंट करनी है, पहले कौन से पार्टनर को पे होगी, फिर कौन से पार्टनर को होगी, फिर तीनों में किस तरीके से बटेगा। समझ में आया ना? चलो तो हमारे पास कितने पार्टनर है जी, हमारे पास है पार्टनर आपके पास एल के और जे। एल के और जे, एल के और जे। शुरुआत कैसे करते हैं दोबारा देखेंगे, ऊपर शुरुआत कैसे करेंगे, भूल ना गए हो एक बार चेक करेंगे। देखो बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितनी कैपिटल आउटस्टैंडिंग थी, अगर हमने इनको कुछ लोन दे रखा था, याद है दिया हुआ था, हाँ जी दिया हुआ था, देखो ये यही काट लूंगा पहले ही, इनकी कैपिटल से पहले डिडक्ट कर लूंगा, भाई पैसा दिया ना आपको, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, काट लूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, के एल के और जे में से के और जे का मतलब इन दोनों का जो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म को जो पैसा लेना है वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लो पहले ही। तो आओ दोस्तों हमारा ये फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस आउटस्टैंडिंग कैपिटल, क्या लिखते हैं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कैपिटल। सबसे पहले बताओ बैलेंस आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपए। कभी भी अगर सुनो देखो सभी पहले तो ये लिखो 40,000 30,000 27,000 जो पैसा फर्म पार्टनर को देना है, 40,000 30,000 और 27,000 जो पार्टनर को पैसा देना है। इसके बाद सबसे पहले कैपिटल में से क्या लेस करो, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो वो पहले ही लेस कर दो, जैसे कि ड्राइंग्स होती है, जैसे कि आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो गया, तो यहां पर जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है वो पहले ही चार्ज कर दूंगा। इसका डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का मतलब है कि फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, कितना लेना है, तो भैया 4,000 के से लेने और जे से 3,000, तो इससे कुछ नहीं लेना, 4,000 के से लेने हैं और जे से 3,000 लेने हैं। अगर
फिर क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स ले गया था तो वो भी कैपिटल कम होगी, तो लेस करेंगे ड्राइंग्स, है नहीं क्वेश्चन में। और अगर कोई जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी यही एडजस्टमेंट होती है, 3 एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर। पहली कि अगर पार्टनर से किसी कुछ लेना है, जैसे ड्राइंग्स हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये हो तो ये पैसा पार्टनर से लेना होगा या जनरल रिजर्व देना होगा। बस ये 3 एंट्री होगी जो हमको करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले जो पैसा देना है ना पार्टनर को, उसमें से वो चीज माइनस कर दो जो पार्टनर से लेना है, माइनस कर दो। अब जो नेट अमाउंट बच गया उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्चुअल कैपिटल। अब कितनी कैपिटल बच गई एक्चुअल में भाई, 40,000 एल की, 26,000 रुपए के की, और ये कितना हो जाएगा सर, 24,000 रुपए, ठीक है। मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ करता था इनका, 4:3:3, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 4:3:3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं निकालता हूं प्रपोर्शनेट कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान देना, प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेंगे, अगर आप यहां ध्यान नहीं दोगे फिर नहीं समझ में आएगा। प्रपोर्शनेट कैपिटल, देखो प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है उसको पहले रेशियो से, उनकी रेशियो से डिवाइड कर लूं। तो मैंने कहा बताओ 40,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 10,000, तो यहां याद रखना, यहां 10 है, इधर देखो सामने देखो, यहां 10,000 है, 26,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहां 8666 है, ठीक है, 8,666, यहां 10,000, ये मतलब ये कम है। और 24,000 अगर मैं 3 करूंगा तो यहां 8,000 है, तो यहां आ रहा है 10,000, यहां आ रहा है 8666 और यहां आ रहा है सिर्फ 8,000। तो जहां पर कम होगा वहां से प्रपोर्शनेट करा जाएगा, समझ लो पहले। प्रपोर्शनेट कैपिटल जो निकालनी है इसका मतलब होता है प्रपोर्शनेट कैपिटल का कि हम पार्टनर की कैपिटल पीएसआर के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रपोर्शनेट कैपिटल क्या होगी, पार्टनर कैपिटल पीएसआर के हिसाब से हो जाए। और कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे पर कैपिटल कितनी है, पर कैपिटल अकॉर्डिंग टू रेशियो, रेशियो से डिवाइड करके देखेंगे पर कैपिटल। इधर आ रही थी 10,000, इधर आ रही आपके पास 8,666, इधर आ रही 8,000। जहां पर कम होगा वहां से प्रपोर्शनेट किया जाएगा, क्लियर है। तो प्रपोज कैसे कराएगा, 24,000 अगर 3 के बराबर है तो 24,000 को 3 से कर दूंगा डिवाइड, तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3 1 के बराबर आएगा 8,000। और अगर 8,000 1 के बराबर तो 4 के बराबर कितना, तो 8,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, यह आ जाएगा 32,000 रुपए। और अगर 8,000 1 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना, यह आ जाएगा 24,000 रुपए। फिर 3 के बराबर कितना, यह आएगा 24,000 रुपए। ये सिंपली ये कराया मैंने कि मैंने कहा भाई 24,000 रुपए अगर 3 के बराबर है तो 3 से डिवाइड करके 1 के बराबर लिया है, और मुझे चाहिए 4 के बराबर, तो 24,000 डिवाइड बाय 3 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 32,000। सेम अब यह 24,000 3 के बराबर है, 24,000 अगर 3 के बराबर है तो मुझे 3 के बराबर चाहिए, तो 24,000 3 से डिवाइड करा तो 24 ही आ गया। तो ये कह रहा हूं कि प्रपोर्शनेट कैपिटल कहां से निकालेंगे, सुनो, प्रपोर्शनेट करा कब जाएगा, यूनिटरी मेथड कहां से अप्लाई होगा, पहले आप रेशियो को डिवाइड करके देखना कि कहां पर कम है, जहां कम होगा वहां से प्रपोर्शनेट कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैपिटल निकल के आएगी वो पीएसआर में कन्वर्ट हो जाएगी। देख लो 32,000 24 और 24 मतलब 433। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्चुअल कैपिटल पार्टनर की ये है और मैं चाहता हूं इसकी कैपिटल ये बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर इसकी कैपिटल ये बन जाएगी तो इससे ये होगा कि जो पैसा जो कैपिटल अब रिमेनिंग बच जाएगी पार्टनर की, वो कैपिटल अकॉर्डिंग टू पीएसआर हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि पार्टनर कैपिटल इसकी जगह ये हो जाए। तो मुझे बताओ कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल यहां पर फाइंड आउट करेंगे। आप ना कॉन्सेप्ट को समझिए, ये याद मत करिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्चुअल कैपिटल का मतलब इतना अभी फर्म को देना है, मतलब एल को 40,000 रुपए देने हैं और फर्म चाहती है इसका 32,000 हो जाए, तो 8,000 अगर मैं इसको पे कर दूं, इसका एक्स्ट्रा 8,000 है, फर्म ये चाहती है, ये करना चाहती है इसकी कैपिटल। अरे एक पार्टनर को 40 देने हैं, फर्म चाह रही है कि नहीं 32 हो जाए इसकी कैपिटल, तो 8,000 दे दो ना उसको पैसा, तो 32 हो जाएगी। यही तो कितनी ज्यादा है, 8,000 ज्यादा है, तो उसको पेमेंट करनी है 8,000 की, तो 32 हो जाएगी। इसमें कितनी ज्यादा है 2,000 और इसमें कितनी ज्यादा है नील। तो अब मैंने देखा कि भैया जो एल पार्टनर है और जो के पार्टनर है उनको इनकी कैपिटल एक्स्ट्रा निकल कर आ रही है, अगर इनकी कैपिटल को पेमेंट कर दिया जाए तो अब मुझे मेरी कैपिटल बच जाएगी पेमेंट करने के बाद, तो ये बच जाएगी भाई 40 थी 8 पेमेंट कर दिया ये बच जाएगी, 26 थी 2 करूंगा तो ये बच जाएगी, 24 थी 24 ही रहेगी क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहा है इसको। तो इसमें जैसे ये बच जाएगी तो मेरा अकॉर्डिंग टू पीएसआर आ जाएगा और जो मेरा मेन आंसर होगा उसमें पीएसआर के अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। यहां अगर सही कर दिया,
अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि 8,000 करने हैं एल को और 2,000 करने हैं के को। ठीक है, 8,000 एल को करने हैं, 2,000 के को करने हैं, पर पहले किसकी पेमेंट करूं, यहां झगड़ा हो सकता है। इसलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। देखो, अगर यहां पर 2,000 नहीं निकल के आता, ये भी नील होता, ये भी नील होता और यहां 8,000 होता, तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं करता, यही मेरा अकाउंट क्लोज हो जाता। पहले समझ लीजिए जाए आगे का प्रोसेस करा क्यों जा रहा है। आगे का प्रोसेस इसलिए करा जा रहा है कि 8,000 और 2,000 दो जनों को पेमेंट करनी है, तो पहले किसकी पेमेंट करी जाए, पहले 8,000 वालों की करी जाए या 2,000 वाली। अगर मैं 8,000 की करता हूं तो 2,000 वाला नाराज हो जाएगा, और 2,000 करता हूं तो 8,000 वाला नाराज हो जाएगा। तो पहले किसकी पेमेंट करा जाए, इसके लिए आगे का प्रोसेस करा जाता है। ठीक है सर। और अगर यहां पर सिर्फ 8,000 ही आता और यहां पर नील होता, यहां नील होता, ये ऑटोमेटिक 24 ही होते, तो यहां 8,000 था, फिर आगे का प्रोसेस नहीं करता, फिर झगड़ा किस बात का, 8,000 थे पहले सो कर दो। समझ में आ रहा है आगे का प्रोसेस क्यों करा जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हो जाएगा इसलिए। तो इसके लिए आप फिर दोबारा लिखेंगे पीएसआर, जो कि आपको दे रखा 4 और 3, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, 433 था तो इन दोनों का लिखना, क्योंकि इन दोनों की ही सरप्लस कैपिटल है। अब निकालो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दोस्तों, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल रहे हो आप, तो आपको मैंने एक चीज बताई है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या बताया, मैंने बताया दोस्त कि जब भी आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालोगे तो किसी एक कैपिटल से प्रोपोर्शनेट करोगे, और जब एक कैपिटल से प्रोपोर्शनेट करोगे तो उससे पहले निकाल देना कि कहां पर कैपिटल कम है। देखो, 8,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, जब भी आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालूंगा पहले इन रेशियो को डिवाइड करो। 8,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2,000 आएगा, और 2,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 666, तो ये वाला कम है। तो अगर ये कम है तो यहां से प्रोपोर्शनेट होगा। 2,000 अगर 3 के बराबर है तो 4 के बराबर कितना, तो निकालो 2,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आएगा 2666.7, तो 2667 कर देते हैं इसको, 2667। और यहां पर कितना आ जाएगा, 2,000 अगर 3 के बराबर और 3 के बराबर चाहिए तो 2 ही आएगा, क्योंकि जहां से प्रोपोर्शनल करते हो तो एज इट इज उतार दीजिए आप। ये आ गया प्रोपोर्शनल कैपिटल। अब कितना एक्स्ट्रा है, अगर मुझे रेशियो में चाहिए तो ये दोनों रेशियो में कन्वर्ट हो गई। 2667 डिवाइड बाई 4, पॉइंट का फर्क आ सकता है, 2,000 डिवाइड बाई 3, पॉइंट का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है दोस्तों, पर ये इतना ठीक है, अपना इतना चलता है। ठीक है, ये दोनों 4:3 में आ गया। देखो 4 3, 4 से डिवाइड करोगे और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा 600। पॉइंट के बाद इग्नोर कर देना, 666 आएगा, पॉइंट के बाद इग्नोर कर देगा। अब दोस्तों चाहिए एब्सोल्यूट कैपिटल। एब्सोल्यूट क्यों आता है, क्योंकि अब लास्ट ही बचा, इसलिए एब्सोल्यूट मतलब करेक्ट आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस अब हमें ठीक सॉल्व नहीं करना है। भाई इसकी कैपिटल 2,000 है और चाहिए भी इसकी 2,000, तो इसको तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, पहले बाद में करूंगा। पहले इसकी पेमेंट होगी कितनी, भाई 8,000 में से 2667 इसकी अगर बच जाएगी तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो कैपिटल है वो 5333 है। इसका मतलब ये चीज समझ में आई कि पहले मैं इसको पेमेंट करूंगा, जो भी पैसा मेरे को फर्स्ट मंथ में रियलाइज होगा पहले पेमेंट इसकी होगी। उसके बाद सॉरी जो भी पैसा मुझे रियलाइज होगा पहले बाकी सारी लायबिलिटी पेमेंट होगी। जब पार्टनर की पेमेंट करने की बारी आएगी तो पहले 533 पे करूंगा एल को, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उन दोनों में पे करूंगा इतना अमाउंट, और फिर पैसा बचेगा फिर तीनों पे होगा। तो कुछ ऐसे तरीके से होगा। फर्स्ट सेटलमेंट यहां लिखना होता है तरीके से, फर्स्ट सेटलमेंट करनी होगी पे 5,333 टू एल। पहले 5,333 एल को दे दो। जब आप एल को दे दोगे तो एल का टोटल देना 8,000, तो अब एल को बच गया इतना। तो जो सेकंड सेटलमेंट होगी, जो भी पैसा बचेगा वो किस में बैठेगा, पे एल एंड के इन 4:3 की रेशियो में। 4:3 की रेशियो में एल और के को बांट दो, और अप टू कितना 2,000 इसको देना है और 2667 इसको देना है, तो 4667 अप टू 4667 बटेगा 4:3 में, तो ये बढ़ जाएगा पूरा। तो पहले ये दे देंगे एल को, ठीक है, पहले एल को 533 दे देंगे। देने के बाद अब एल का 8,000 देना था टोटल कितना देना है 8,000, 32,000 करनी है ना एल की कैपिटल, 40 है, 8,000 देना है। 8 देंगे कैसे, पहले 533 दे दूंगा पहले इकट्ठा अकेला, फिर जो पैसा बच जाएगा अप टू 4667, 2,667 इसको दूंगा और 2,000 इसको दे दूंगा, तो इसका खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इनकी कैपिटल इसमें आ जाएगी बस। और थर्ड वाले में सेटलमेंट में क्या करेंगे, पे टू ऑल इन द रेशियो 433। फिर उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो फिर पे टू ऑल करेंगे, पे टू ऑल इन 433।
तो अगर पार्टनर को पैसे देने की बारी आएगी तो पहले पार्टनर एल को दिया जाएगा 5333, फिर उसके बाद अगर पैसा बचता है हमारे पास तो फिर 4 और 3 की रेशियो में बांटा जाएगा इतना अमाउंट अप टू इतना। उसके बाद भी पैसा बचता है तो सारा पैसा बांट दिया जाएगा 433 में, और जो लॉस होगा वो लॉस जो निकल कर आएगा पार्टनर वो पीएसआर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यही तो था पूरा कॉन्सेप्ट कि जो लॉस होगा एंड में पार्टनर को वो पीएसआर की रेशियो में होना चाहिए, इसके लिए ही तो बना रहा था ये। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया वर्किंग नोट? आओ एक और अब मेन क्वेश्चन में चलते हैं। मेन क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये है आपका मेन आंसर, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब इस स्टेटमेंट बना रहा हूं कि किस तरीके से मेरे को कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले देखो लायबिलिटी कितनी है, इसका एक फॉर्मेट बनता है और इसका फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी के हिसाब से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। तो पहले बताओ क्या क्या मैंने बताया था, गवर्नमेंट्स वगैरह, सबसे गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह था, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ नहीं है, पहले था आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं। जब मैंने याली स्टेटमेंट बनाई थी तो यहां पर लेस कर दिए थे ऑलरेडी रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, इसमें अलग से नहीं करने की जरूरत। उसके बाद होता है गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह, है ना, जो अभी आता है पेपर में, मतलब क्वेश्चन में जो आते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट से रिलेटेड पेमेंट जो भी होती है। उसके बाद होता है सिक्योर क्रेडिटर और फिर अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, फिर पार्टनर लोन होता है, फिर लास्ट में पार्टनर की पेमेंट होती है। यही होता है ना 5 स्टेप्स। अब अगर आप देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस कर चुका, कोई प्रोविजनल एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है, वो मिलता भी नहीं ज्यादातर। बचा गवर्नमेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट्स की पेमेंट का रिलेटेड भी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देना है या कुछ पेंडिंग है, वो भी नहीं है, सिर्फ एक लायबिलिटी क्रेडिटर के नाम की बस। अभी क्रेडिटर सिक्योर या अनसिक्योर, इग्नोर इट, बताएगा ठीक है, पहले सिक्योर कर देंगे, नहीं बताया तो क्रेडिटर कर दो, यही सिक्योर मान लो। पेमेंट होगी पहले क्रेडिटर को, क्रेडिटर की पेमेंट होने के बाद फिर कैपिटल की पेमेंट होगी। कैपिटल में पेमेंट होगी पहले, पहले तो एल पार्टनर है, फिर के है और फिर जे है। हमारा ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, डिपेंड ऑन द लायबिलिटी, पहले जो लायबिलिटी उनकी पेमेंट होगी शुरुआत में जाए, जिस जिसकी पेमेंट पहले होगी वो शुरू में आएगा और जिसकी पेमेंट होगी वो लास्ट लास्ट तक होते जाएगा, मतलब स्टेप बाय चलेगा पर्टिकुलर्स। बताइए सर, अमाउंट ड्यू कितना है, पहले तो अमाउंट ड्यू, क्रेडिटर को कितना पैसे देना है, 37,000 रुपए, ठीक है, 37,000 तो क्रेडिटर को देने हैं। एल के और जे को कितना देना है, एल के और जे को देना है, एक्चुअल अमाउंट कितना देना है अभी ये तो भूल जाओ, अभी ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब आप क्रेडिटर की सारी पेमेंट कर दोगे, उसके बाद देंगे कैसे, वो ऐसे देंगे। अभी आपको देना है बैलेंस के बाद, डेबिट करने के बाद ये वाला आएगा, एक्चुअल कैपिटल आती है, क्या आती है दोस्त, एक्चुअल कैपिटल, 40,000, 26,000 और 24,000, 40, 26 और 24, कि इतना पैसा नेट देना है ना, यही देना है ना, 40,000, 26,000 और 24। सर नेट तो कुछ और था, मैंने कहा था भाई जो कैपिटल करंट अकाउंट है उससे पैसा डिडक्ट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा काटो उसका, उसके बाद जो बचेगा वो दूंगा भाई। अब बाद में काटना, अभी काट लो ना, ठीक है, इतना पैसा देना है पार्टनर को। अब कैसे देंगे, पहली जो रियलाइजेशन होगा वो कब होगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन 31 मई। तो पहला मेरे को पेमेंट कब मिली, 31 मई को। कितनी पेमेंट मिली, ये देखो 35,500 की पेमेंट तो काफी मिली, 35,500 की मैं पेमेंट जो भी मिली उसको इग्नोर करो, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 35,500, और कितना कितना है 27,000, तो ये सारा पैसा तो यहीं यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैं अमाउंट जो 31 मई को मिला है वो 35,500 मिला है, तो इसलिए अब इनको कोई पेमेंट नहीं होगी क्योंकि अभी क्रेडिटरी पेमेंट नहीं हुई। तो अब कितना बच जाएगा सर, ये बैलेंस अभी बच जाएगा 37,000 क्रेडिटर थे, माइनस 35,500 पेमेंट होगी। पहले जो मेरे को पैसा मिला मई 31 में, 35,500 का मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, मैंने सारे क्रेडिटर को कर दिया, अभी भी क्रेडिटर बच गए हैं। ये तो वही 40,000 एज इट इज आ जाएगा, 26,000 और 24। समझ में आ रहा होगा, होपफुल आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। बैलेंस, अब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन 30 जून, 30 जून को भी तो पैसा आया, हाँ, अब 30 जून को जो पैसा आया वो उसका तरीके से होगा पेमेंट, ध्यान देना, यही समझना है इंपॉर्टेंट। 30 जून को मैं 34,000 रुपए पेमेंट कर सकता हूँ, 34,000 की पेमेंट कर सकता हूँ, पर सारे 34,000 की इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। पहले 34,000 में फर्स्ट 1,500 रुपए, फर्स्ट 1,500 तो क्रेडिटर को पेमेंट होगी,
34,000 में पहली 1500 की पेमेंट होगी क्रेडिटर को। पहले उसका पैसा क्या होगा, 34,000 पे मेरे पे जून में पैसा आया, 1500 पहले क्रेडिटर को दूंगा निकाल कर। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1500 पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो पैसा बच जाएगा उसमें से अब कैपिटल रह गए, और जब भी कैपिटल बच जाएगा, देखो अब लायबिलिटी तो खत्म होगी ना, अब क्या बचा, सिर्फ कैपिटल। अब पेमेंट किसको करनी है, कैपिटल वालों को। अब कैपिटल वालों को जो पेमेंट करनी है वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से सेटलमेंट इस तरीके से होगा कैपिटल वालों को, यही तो बनाया था। फर्स्ट सेटलमेंट, जब कैपिटल की पेमेंट करने की बारी आएगी, पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करने की आएगी, तो पहले एल को देना 533, ठीक है। तो नेक्स्ट 5333 एल को दिया जाएगा, पे टू एल, लिख भी देता हूं, पे टू क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पैसा बच जाएगा, भाई बहुत बच गया भाई, देखो 34,000 पे हम पैसा पेमेंट कर सकते हैं, जून के महीने में 34,000 पे आया था, रिजलाइज हो गए, जिसमें से 1500 क्रेडिटर को दे दिया, 533 मैंने दे दिया पहले पार्टनर को एल को। अब बच गया 27,167, अभी बहुत पैसा बचा। तो नेक्स्ट पेमेंट जो करनी है पार्टनर को, कैसे, सेकंड सेटलमेंट, एल और के को देंगे इतना अमाउंट अप टू 463 में बांटेंगे, ठीक है सर। तो 4667 बांट दो, तो नेक्स्ट 4667 पे टू एल एंड के इन 4:3 रेशियो, खत्म होगी। मतलब मैं क्या करूंगा, पहले 1500 मैंने इसको दिए, ये तो खत्म हो गए, फिर मैंने 533 इसको दे दिया, ये भी खत्म हो गए, और 4667 मैंने एल और के में बांटा, वो भी 43 में। तो 4667 डिवाइड बाय करोगे, 4 और 3 कितना हो गए, 5 6 7, डिवाइड बाय 7 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 2666। तो 2667 कर लेता हूं, एक दोनों को जोड़ने पे 8000 हो जाएगा, और यहां 2000 आ जाएगा। यही तो करना था दोस्तों, पहले 533 देने थे एल को, फिर 2667 देना था एल को, और 2000 इसको देना था, वही करा। तो पहले 533 दिया, फिर 267 2000। तो देखो जैसे ही इसको माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल निकल के आएगी वो पीएसआर में हो जाएगी। अब जो पैसा बच जाएगा वो सारा बांट देंगे पे टू ऑल 433 की रेशियो में। बैलेंस, अब बोलते हैं इसको बैलेंस। बैलेंस कितना बचा जरा बताना। देखो मेरे पे थे 34,000 रुपए, जिसमें से मैंने 1500 रुपए क्रेडिटर को दे दिया, 533 पार्टनर एल को दे दिया, और 46667 टोटल एल और के को दिया। अब बच गया बैलेंस 22,500। 22,500 पे टू ऑल इन 433 की रेशियो में कर दो पे। तो 22,500 433 का मतलब हो गया 4 5 7 10 हो गया, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9,000 बनता है इस केस में। देखो पेमेंट करने का तरीका समझ में आया, पहले एल को होगा, फिर अप टू 4667 होगा, दोनों बढ़ जाएगा, तो इनकी पेमेंट करने से ये तो खत्म हो गए। अब जो पैसा बच गया वो बच गया 32,000, 24 और 24 आगे रेशियो में, जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा पेमेंट करी, ये है एक्स्ट्रा पेमेंट 8,000 ये और 2,000 ये जो कि ऊपर बताया था। बस उसके बाद जैसे वो आ जाता है, उसके बाद तो सीधा सीधा बांट दो जितना पैसा बचा है। ये आ जाएगा 6750, 6750, इस तरीके से पेमेंट करी जाएगी। होपफुल आपको अब समझ में आ रहा होगा, पिछली क्लास में शायद आपको कुछ बातें रह गई होगी, अब क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही होता है दोस्तों, हम जितना हमें क्वेश्चन करते हैं अभी और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बैलेंस बता दो कितना बचाएगा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो ये तो हो गया क्रेडिटर नील, इसके तो बाद गेम खत्म हो गया। देखो 40,000 रुपए में से पहले 533 दिया, फिर 2667 दिया, ये हो गया 8,000, 32,000, और 32,000 में से 9,000 की पेमेंट कर दी, ये आ गया 23,000। इधर 26,000 माइनस 2,000 माइनस 6750, ये आ गया 17,250, और इधर 24,000 माइनस 6750, ये आ गया 17,250। अब चेक करना ये दोनों बराबर निकलते रहेंगे जब तक जब मैं पेमेंट करूंगा ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि 433 है ना इसलिए। और पैसा रियलाइज हुआ है, हाँ हुआ है। देखो अभी तो जून में हूं मैं, अगस्त और सितंबर में भी तो हुआ है, तो अगस्त और सितंबर का इकट्ठा जोड़ कर दूं, नहीं पहले अगस्त का करते दोस्तों, क्योंकि सितंबर में एक चीज और थी, कैपिटल। सितंबर में क्या था, वो 5,000 के जो कैपिटल 5,000 के जो मशीन दिया वो 10,000 रुपए में ले गया था, तो वो थोड़े गड़बड़ थे, उसमें सितंबर में अलग होगा कॉन्सेप्ट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्लास में, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था वो लास्ट में कि वो कैपिटल ले आ रहा है, मशीन ले गया था, वो ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 100%। अगस्त के महीने के 18,400 पेमेंट कर दो, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन 31 अगस्त इन 4:3:3 की रेशियो में। तो 18,000 कितना था, 18,400, 18,400 को डाल देंगे 433 में, 18,400 डिवाइडेड बाई 433,
डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 7360 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 5522 5520 520। बैलेंस आउटस्टैंडिंग बच गया। अब यहां दिक्कत आएगी, यहां पर दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यहां पर एक पार्टनर ना कैपिटल वो ले गया था मशीन का एक पार्ट। अगर वो दिक्कत नहीं आती तो मेरा खत्म हो जाता, फिर मैं क्या करता, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन 30 सितंबर और बांट देता, और बैलेंस जो बच जाता वो पीएसआर की रेशियो में बच जाता। पर यहां पर गड़बड़ हो गई दोस्तों। पहले इसको कर लेता हूं, 23,000 माइनस 7360, 15,640, 17,250 माइनस 5520, 11,730 और 11,730। अभी आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो 433 की रेशियो में इसको 4 से डिवाइड करो, 15,640 डिवाइड बाई 4, या अगर 3910 इसको करो 11,730 डिवाइड बाई 3, 3910 3910 3910 39, अभी बराबर है। बट दिक्कत यहां पर ये आई, अगर सिंपल क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा, कुछ नहीं बोला होगा। सिंपल क्वेश्चन में क्या होगा कि जो पार्टनर है ना वो कभी भी कोई एसेट नहीं ले जा रहा होगा। अगर वो एसेट ले गया है तो गड़बड़ है, और जिस पीरियड पे एसेट ले गया वहां पर थोड़ी गड़बड़ जाएगी। बाकी क्वेश्चन में क्या होगा कि हमेशा लास्ट वाले जो मंथ होगा, जो रियलाइज मंथ है लास्ट वाला, जैसे सितंबर था उस पीरियड में ले जा रहा होगा, रियलाइज कर रहा हूं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाई थी इसके लिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, मशीनरी ले गया है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर करा कैसे जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, अभी छोड़ो उसको, पहले आप देखो कि मुझे टोटल कितना पैसा देना है। देखो 15,640 रुपए देने हैं एल के, 15,640 एल के देने हैं, 11,730 देने हैं किसके, के, और 11,730 देने हैं उसके। तो मेरे पे टोटल जो इन तीनों को मिलाकर जो पैसा है, इन तीनों को मिलाकर जो पैसा है मेरे पे टोटल देना है 39,100। ठीक है जी, इतना मुझे पैसा देना है। जबकि मेरे पे पैसा देने के लिए कितना पड़ा है, सिर्फ 30,000 रुपये पड़ा हुआ है। क्या करो आप, पैसे देने के लिए कितना पैसा पड़ा है, सिर्फ 30,000। देखो 30,000 ही बचा सितंबर के महीने में, 30,000 पड़ा सितंबर के महीने में, इतना पैसा देना, इतना पड़ा हुआ है। अगर मैं इससे बोलूं कि यार पता है आपको, एक बात मैंने बताई थी, हमें टोटल इतना नहीं देना। जो हमारा के पार्टनर है ना वो एसेट ले गया था, मशीन ले गया था, जिसकी वैल्यू 10,000 पे दे के गया वो, तो उसकी कैपिटल से पहले 10,000 माइनस करूंगा। सिंपल सी बात है भाई, तुम एक पार्टनर है के, वो फर्म की 5,000 की बुक वैल्यू की मशीन 10,000 में ले जा रहा है, तो उसकी कैपिटल 10 से कम होनी चाहिए। अगर उसकी कैपिटल 10 से कम होगी तो अब 1730 हो गया। इसका कितना देना है, 15,640, और उसको कितना देना है 11,730। सुना ध्यान से, 15,640 इसको, 1730 इसको, और 11,730 इसको, ऐसे देना है। टोटल करेंगे इसके 15,640 प्लस 1730 और प्लस 11,730। ये तीनों जब मिला दूंगा ना, तीनों मिलाकर जो पैसा आ रहा है वो 29,100 आ रहा है, और मेरे पे पैसा पड़ा है 30,000 रुपए। तो मेरे पे लॉस नहीं, सरप्लस हो गया 1,900 रुपए का। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों, यहां पर ना लॉस नहीं आ रहा रियलाइजेशन में, यहां तो सरप्लस आ रहा है। जितना पैसा पार्टनर को देना है ना उससे ज्यादा ही पैसा पड़ा है हमारे पास देने के लिए। कैसे सर, मैं आपको बताता हूं कि देखो मेरे को अभी ये समझ में आता कि अगस्त के एंड में मुझे एल को इतना देना था, के को इतना देना था, और जे को इतना देना था। क्लियर हो गया। मशीन जो है 10,000 रुपए की जो मशीन है, 10,000 रुपए की जो मशीन है वो क्या होगा, 10,000 की जो मशीन है दोस्तों, जो वो ले गया था के, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लूंगा। तो अब मुझे इसको कितना देना रहेगा, 1730। अब मुझे इसको कितना देना रहेगा, 1730, और बाकी जो पैसा है मैं इन दोनों को पे कर दूंगा। तभी भी मेरे पे प्रॉफिट बच रहा है दोस्तों, तभी भी मेरे पे प्रॉफिट बच रहा है। देखिए आप 10,000 की कैपिटल से जब ये मशीन ले गया था तो 10,000 की कैपिटल से डिडक्ट करा। आप सब कुछ छोड़ो, एक बात समझे, इतना इतना पैसा देना था, इसमें से 11,700 इस महीने ये 10,000 की मशीन ले गया था, तो अब इसको कितना देना होगा, 1730। तो अब जो के है बीच वाला पार्टनर, उसको 1730 देना है, क्योंकि उसकी कैपिटल से 10,000 की मशीन ले गया था, काट दिया। अब इतना पार्टनर को देना है, इसने तो कुछ नहीं ले गया था और ये भी कुछ नहीं ले गया था, तो इसको तो इतना ही देना होगा 15,640। इसको थोड़ा कम हो गया, 10,000 कम कर दिया इसमें से, और इसको 11,730 देने हैं। समझना ध्यान से, इसमें थोड़ा नया चीज है। जब मैं इन सबका टोटल करता हूं ना दोस्तों, तो टोटल मुझे पैसा देना है 29,100। मतलब अगर मेरे पे 29,100 होते तो मैं इन तीनों को इजिली पेमेंट कर देता, पर मेरे पे एक्चुअली है कितने, 30,000, मतलब उससे भी ज्यादा है। मतलब कितना जाना, 1,900 रुपए। तो इधर लॉस नहीं दोस्तों, इधर प्रॉफिट हो गया है। इधर लॉस नहीं, प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। क्या हो गया है, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट बटेगा वो भी पीएसआर में बटना चाहिए, और जो लॉस बटेगा वो भी पीएसआर में। अगर मैं पहला वाला आपको क्वेश्चन दिखाऊं
तो पहले क्वार्टर में क्या हो रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं बच रहा था, इतना इतना देना था। देखो मशीन ले गया था यहाँ पर, ये ले गया था 4000, मशीन ले गया था 1000 माइनस कर दिया था इसके, तब भी इतना इतना बच रहा था और मेरे पैसा इतना था, तो मेरे पे इतना इतने का लॉस हो रहा था। पर इधर लॉस नहीं, इधर तो 29,100 देना टोटल मिलाकर, और मेरे पे 30,000 पड़ा था अगस्त सितंबर के महीने में, तो मुझे तो फायदा हो गया दोस्तों, इधर लॉस नहीं। बस जो एंड में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बचेगा वो कैसे बचना चाहिए, वो पीएसआर की रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो अब क्या करूं मैं, किस तरीके से करा जाए? दो तरीके हैं, या तो आप इस पर रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, या तो आप क्या कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, और जो प्रॉफिट निकल के आएगा रियलाइजेशन में वो बांट देना, जो नेट अमाउंट होगा वो पेमेंट हो जाएगी 30,000 रुपए की। या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट होगा ना उसको आप तीनों में बांट देंगे। जब उस प्रॉफिट को तीनों में बांट देंगे तो जो बचेगा प्रॉफिट बांटने के बाद जो अमाउंट आएगा वो उन दोनों का टोटल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 30,000 ही आएगा जितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, पर ऐसे नहीं करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल वे में करा देता हूं, बुक में रियलाइजेशन अकाउंट से दे रखा है दोस्त, मैं सिंपल वे में करा देता हूं थोड़ा, जिससे आपको ज्यादा उसमें ना करना पड़े। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मशीन टेकन बाय के एट ₹10,000, 10,000 की मशीन को ले गया के, पहले तो उसकी 10,000 कैपिटल डिडक्ट करो, और जैसे ही 10,000 कैपिटल डिडक्ट करूंगा तो अब मेरे पे कैपिटल क्या क्या बच गई। अब बैलेंस कैपिटल बता दो क्या बच गई, जो आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कैपिटल। अब मुझे कितना कितना पैसे देना है, 15,640 देना है इसको, 1730 देना है इसको, और 11,730 देना है इसको। ठीक है जी, जब आप इन सब का टोटल करोगे तो निकल कर आता है 29,100 टोटल देना है, और मेरे पे सितंबर के महीने में 30,000 रियलाइज हुआ, तो मैं इजीली पे कर सकता हूं। पे कैसे करूं, पे आपको इस तरीके से करना है, जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, जो प्रॉफिट निकलेगा वो किस तरीके से निकलना चाहिए। अब एक ट्रिक आपको बता देता हूं, आप ये ट्रिक अपना सकते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको ये पता है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा, पता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा। सर कैसे पता चला, मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं स्टार बना रहा हूं, ये स्टार। सुनना, मेरा तरीका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, पहले ही बात समझ में आएगी। 10,000 की कैपिटल में काटा, और काटने के बाद इतना इतना पैसा देना है, तो मैंने कहा टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग मेरे पे कितना है। ठीक है, तो मैंने कहा देखो 15,640 प्लस 1,730 प्लस 11,730, इतना टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो कि मिलाकर 29,100 होता है। अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सर, 30,000 है। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है 30,000, मेरे पे 30,000 है बांटने को, और बांटना सिर्फ 29,100 है, तो मेरे पे प्रॉफिट नहीं हो गया, मेरा फायदा नहीं हो गया, मतलब 30,000 में से 29,100 बांटने के बाद भी पैसा बच जाएगा। ये तो 900 रुपए आया ना, देखो 1900 का फायदा हुआ। सर 1,000 रुपए कैश भी तो पड़ा है हमारे पास, अरे 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 भूल गए क्या, हमारे पास 1,000 कैश भी तो पड़ा है, याद करो यार, ये वाला 1,000 रुपए जो रिटर्न करके रखा था लास्ट के महीने में, सितंबर वाले महीने में। तो देखो मैं कहता हूं प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लेस करने के बाद भी हमें कुछ प्रॉफिट बच गया। कितना बचा, मैंने कहा एक तो वो प्रॉफिट बचा, अमाउंट अवेलेबल आफ्टर ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग पार्टनर्स, आफ्टर ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग पार्टनर्स, पार्टनर की पेमेंट इंक्लूड करने के बाद प्लस कैश रिटेन इन द मंथ ऑफ सितंबर, इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्या सर, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, मुझे बताओ 30,000 मेरे पे पैसा था, जिसमें से मुझे देना था 29,100, तो ये बच गया 900 रुपए, तो 900 रुपए तो यहां बच गए, जो पैसा था उसमें से एक्स्ट्रा था मेरे पे 900 बच गए, प्लस 1,000 रुपए मैंने हर सितंबर के महीने में रिटेन भी करा था, वो मेरा कैश बैलेंस है, तो वो मेरा कैश बैलेंस है, वो किसको बटेगा, वो सब जो प्रॉफिट होगा सारा किसको बटेगा। अब कैश फर्म बंद हो रही है, वो कैश रखकर क्या करेंगे, वो बांट लेंगे पार्टनर आपस में। तो टोटल कितना हुआ,
900 रुपए तो एक वो बचे रिलाइज करने के बाद, जो मेरे पे टोटल पैसा आया था सप्ताह के 30,000, उसमें से 29,100 माइनस करने के बाद पैसा देने के बाद अभी 900 बच गए और 1,000 रुपए कैश पड़ा ही था, टोटल हो गया 1,900 रुपए। तो 1,900 रुपए ये हमारा प्रॉफिट होगा रिलाइजेशन का। और अगर 1,900 रुपए रिलाइजेशन का प्रॉफिट है तो ये किसमें बटेगा, पार्टनर्स बट जाएगा। तो एल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुना ध्यान से, एल शेयर ऑफ प्रॉफिट, के और जे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे बताओ 1,900 में अगर मेरा 1,900 टोटल मेरा पैसा बच गया कैश बैलेंस, तो मैं बांट दूंगा ना ये 4/10, 1,900 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो 760 आ गया। 1,900 3 डिवाइड बाय 10, यह आ गया 570, और नीचे वाला भी क्या आ जाएगा 570। तो इतना इतना पैसा इनका बनता है, बस ये निकाल दो। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई 1,900 पैसा बढ़ा, क्या समझ में आया ना पैसा कैसे बढ़ा है। 30,000 थे, 29,100 ही पे करने के बाद 900 रुपए बच गए, 1,000 रुपए कैश बैलेंस पड़ा है, तो 1,900 हो गया पूरा। 1,900 को बांटा तो इतना इतना बन रहा है इसका, तो 760 इसका बन रहा है, 570 इसका बन रहा है और 570 इसका बन रहा है। आप चेक कर लो, कोई भी लॉस ऑन रिलाइजेशन होगा या प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन होगा वो कैसे बटेगा, इतने में बटेगा। कोई भी लॉस ऑन रिलाइजेशन होगा या प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन होगा वो पीएसआर में होना चाहिए, 433 में बांटा है, देखो आप क्लियर है। एंड पेमेंट तो आया। अब दोस्तों हम देखेंगे इतना लिखने के बाद, अब हम देखेंगे कि एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना था, मतलब ये एक्चुअल अमाउंट पेड टू एल, के एंड जे। एक्चुअल अमाउंट कितना पे करा है ये आ जाएगा सर आपके पास सम ऑफ ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ए प्लस बी। ध्यान सुनिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, देखो आपको 15,640 तो ये पे करना ही है, साथ में आपको प्रॉफिट भी तो पे करना है, इतना तो आपको पे करना है भाई, जितना इसका बन रहा था उतना तो पे करोगे, आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा है ना पैसा, तो इतना तो आपको पे करोगे ही, ठीक है। और इतना आपको प्रॉफिट का और देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद कुछ 1,900 बच गए थे, वो भी आपको पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि गैस फर्म बंद हो रही है, समझ में आ रहा है। तो आपको टोटल कितनी पेमेंट करनी है, एक तो 15,640 जो बन रहा था इसका, और पेमेंट करने के बाद मेरे पे 1,900 ही बच गए थे, तो वो भी सरप्लस बांटा, तो 760 पेमेंट करनी है, तो टोटल जोड़ दूंगा, तो 15,640 प्लस 760, तो टोटल इसको पेमेंट करनी है 16,400 रुपए, 16,400 की इसको टोटल पेमेंट करनी है, 1730 इसको और 570 इसको, तो 2,300 की पेमेंट इसे टोटल करनी है, और इसका 11,730 प्लस 570 और 12,300 की इसको पेमेंट करनी है। बस खत्म हो गया। दोबारा सुने भाई, आपको पता है कि सरप्लस आ रहा है, इसका मतलब ये सरप्लस कब आता है, जब आपने पार्टनर की सारी पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद पैसा बच जाएगा वो सरप्लस है, सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद पैसा बच जाएगा वो सरप्लस है। भाई मैंने सारी लायबिलिटी चुकाई, मतलब जितना बन रहा था पार्टनर का सब दे दिया, देने के बाद मेरे पास इतना इतना सरप्लस बच गया, तो मैंने एक्चुअल पेमेंट कितनी करी उनको, भाई ये तो दिया ही, साथ में ये भी देना पड़ेगा ना पैसा बचने के बाद, तो एक्चुअल पेमेंट कितनी करी, इतनी। तो ये कैसे निकलेगा, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दोगे तो एक्चुअल पेमेंट पे है एल, के और जे को। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होगा, समझ में आया, क्लियर है। इसको कम क्यों पेमेंट हुई है, इसलिए कम हुई क्योंकि इसने 10,000 का वो ले रहे, तो ये भी पेमेंट ही होगी एक तरीके की। भाई तू हमसे 10,000 नहीं ले रहा, 10,000 का मशीन ले रहा है, तो वही एक तरीके से हमने तेरे को पेमेंट कर दी, बस कैश ना करके कंसिडरेशन में कर दिया, अदर देन कैश कर दी। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई 12,300, इसकी टोटल पेमेंट कितनी हुई 10,000 यहाँ पेमेंट करा और 2,300 यहाँ पर कैश में नहीं करा, यहाँ कैश में कर दिया, तो टोटल 12,300 उसको भी हो गई। ठीक है सर, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। खतरनाक क्वेश्चन था, अच्छा था मतलब। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। देखो भाई यही होता है इसके अंदर चीजें ना, आपको हर क्वेश्चन में, जब ये भी तो कहता हूँ स्टडी मटेरियल जो हमारी बुक है वो बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, उसमें हर एक क्वेश्चन एक अलग ही लेवल का है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें मिलेगी, उन्हीं की प्रैक्टिस करोगे पेपर में उन्हीं से आएगा। दुनिया भर की बुक कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, पेपर में जब क्वेश्चन आता कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपने स्टडी मैट की प्रैक्टिस करा ना। देखो स्टडी मैट को एक बार करने से कुछ नहीं होता, बुक को एक बार करने से नहीं होगा, इंस्टीट्यूट की बुक को आपको 2 से 3-4 बार कर दो, जिससे आपको ये लगे कि हाँ आप एक इंस्टीट्यूट की बुक से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कर लूंगा। जब तक आपको ये फील ना हो तब तक इस प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व 30 जून 2013, इट बैलेंस शीट एज डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखी है, बैलेंस शीट आपको कैपिटल दे रखी है भैया तीनों पार्टनर की, अतिरिक्त मोहित और रूपा
लोन लोन लिया था मोहित ने, इसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लूंगा सीधा लोन। और क्रेडिटर आपके पास, अच्छा लोन हमने लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने लोन लिया हुआ है, हमने लोन लिया हुआ है, उसने नहीं, हमने लिया, हमने उसको दिया होता तो यहां आता। क्रेडिटर आपके पास इतना एसेट दे रखी है और कैश आपको दे रखा है शुरुआत में 30 जून को इतना, तो मतलब जुलाई के शुरू में इतना पैसा होगा, जुलाई के शुरू में होगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट 30 जून की है। कहता है एसेट वर रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट वर मेड इन ऑन प्रोपोर्शनल कैपिटल बेसिस। ऑब्वियस ही बात है, एसेट पेमेंट कॉन्सेप्ट ही है, एसेट धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, पेमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे। कहता है क्रेडिटर वर पेड 14,500 इन फुल सेटलमेंट इन देयर अकाउंट, तो क्रेडिटर को कितना पे करना था 15,000, हमने कहा भाई 14,500 पे करेंगे और खत्म हो जाए हिस्सा। तो जब हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को हम 14,500 ही करेंगे, 14,500 करके फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि क्रेडिटर को देने थे 15,000 रुपए और हमने क्रेडिटर से कहा कि ये लो भैया 14,500 और 500 भूल जाओ, बस थोड़ा डिस्काउंट हमारी तरफ से हमको भी दीजिए, और 14,500 में वो मान गया, उसने लिया और घर हो लिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एस्टिमेट 2700 बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन द अकाउंट 2,000 रुपए। एक्सपेंसेस जब हमने एस्टिमेट करे थे तो 2700 बन रहे थे, पर एक्चुअली हमारे खर्च सिर्फ 2,000 हुए है। एस्टिमेट करने पर देखा कि हमें लगता था कि हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस 2700 का हो जाएगा, पर जब एक्चुअली पेमेंट खर्च करा तो 2,000 ही खर्च हो पाए। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर, जो हमने रिलायंस एक्सपेंस अमाउंट पे करा वो 15 सितंबर को पे करा है। कहता है ड्रॉ अप अ मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मतलब स्टेटमेंट बना देनी है आपको, विच वाज रिलाइज एज फॉलो, इस तरीके से पैसा रिलाइज हुआ और स्टेटमेंट बना दो। जुलाई को आपके पास 12,600, अगस्त को आपके पास 30,000, सितंबर को आपके पास 40,000। पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1, 2:1 में पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेस को। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो ना तो कोई पैसा रिटेन करना है ना, अगर मेरे पर कैश रिटर्न करने की बारी आती ना तब मैं वो वर्ड स्टेटमेंट बनाता। ये स्टेटमेंट कब बनेगी, याली 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 एक मिनट, याली स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टेटमेंट तब बनाना जब आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि कैश भी रिटेन करना है। जब आप कैश रिटेन करते हो तब पता चलता है कि इतना पैसा आया और इतना रिटेन करना है तो इतना भी यूज कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, भाई इतना रिलाइज हो सारा का सारा यूज कर लो, इतना रिलाइज हो सब यूज कर लो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट कब बनती है, वो तब बनती है जब कैश यूटिलाइज करने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हो, कुछ पैसा रिटेन भी करना हो। तो रिटेन करना होगा तो हमें बनाना पड़ेगा जी, तो निकालना पड़ेगा अलग से कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रिटेन नहीं करना तो भैया जितना पैसा रिलाइज हुआ सारा यूटिलाइज कर लो। तो सबसे पहले बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, यानी स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग, नए पेज से करते हैं, नया पेज ले लिया, क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल, ठीक है जी। बताइए सर, हमारे पास यह हो गया पर्टिकुलर्स, अकृत, रूपा और मोहित, अतिरिक है, अतिरिक, मोहित और रूपा, ठीक है जी। जरा देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितना कितना पैसा देना है जी, 38, 24 और 18,000, 38,000, 24,000 और 18,000 रुपए। इसके बाद अब कोई पार्टनर से पैसा तो लेना नहीं है, तो लेना नहीं है तो डिडक्ट नहीं करना। कोई पार्टनर को कुछ देना नहीं है, देना की इन सेंस नहीं है क्योंकि वो जनरल रिजर्व, देने के लिए सिर्फ जनरल रिजर्व होते हैं, ठीक है, और लेने के लिए जैसे कि पार्टनर हमसे कुछ लोन ले गया वो काट लेंगे, या डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल है तो वो काट लेंगे, ठीक है। ये जो लोन है, ये जो लोन है दोस्तों, ये वाला लोन, ये लोन जो पार्टनर को देना है ना मोहित को, ये लोन जो मोहित को देना है दोस्तों, ये लोन क्रेडिटर के बाद पेमेंट होगी मोहित को। पहले क्रेडिटर की पेमेंट होगी, उसके बाद पेमेंट होती है पार्टनर्स की, करवा रखे सारे, बता रखा है कि पहले किसकी पेमेंट होगी, पहले किसकी होगी। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 2:1, तो 2:1 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे,
प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था, फिर बताऊंगा, बार बार जब जब आएगा तब तक समझाऊंगा कि पहले आप डिवाइड करके निकाल लो। तो मैंने कहा भाई 38,000 डिवाइडेड बाय 2 करा, ये आया 19,000। 24,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, ये आएगा 12,000। ये 19,000, ये 12,000, 18 है, कम कहां है, यहां है, तो यहां से प्रोपोर्शनेट करेंगे। अगर 24,000 2 के बराबर है तो 2 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 24,000 है ना। 24,000 अगर 2 के बराबर है तो 2 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 24,000। और 24,000 अगर 2 के बराबर है तो 1 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12,000 रुपए। क्लियर हो गया होगा आपको, चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक, करना कहां से है वो आपको चेक करना होगा। बस देखो, इतनी कैपिटल है एक्चुअल, इतनी चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी है वो आपका अलग से लिख लो, सरप्लस कैपिटल। भाई इसकी 38,000 कैपिटल, हम चाहते हैं इसकी 24,000 हो जाए, तो उसकी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको 14,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। इसकी 24 है, 24 चाहते हैं, छोड़ो उसको। इसकी 18,000 है, हम चाहते हैं इसकी 12,000 हो जाए, तो उसको 6,000 की पेमेंट कर दो आप। अब देखो ये 2 आ गए, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तब होता है जब एक आता है सिंगल। तो 14,000 और 6,000 में से पहले किसको पेमेंट करेंगे, तो जलाई झड़ा होंगे, इसलिए अब इनका दोबारा करेंगे, दोबारा इसको कैलकुलेट करेंगे। 2:2 होता है, तो 2:1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों की रेशियो 1 है। डिवाइड करके देखता हूं पहले, 14,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 7, यहां 7 आ रहा है और यहां 6 आ रहा है, तो प्रोपोर्शनेट कहां पर निकालेंगे, इससे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो 6,000 अगर 1 के बराबर, तो 1 के बराबर भी 6,000 होगा। 6,000 1 के बराबर, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 12,000। तो अब इनकी क्या निकल गई, एब्सोल्यूट निकल गई दोस्तों। क्यों, क्योंकि अब ये नील हो गया, और यहां पर कितने की एक्स्ट्रा कैपिटल, 2,000 रुपए। तो ये आपके पास हो गया क्या, एब्सोल्यूट कैपिटल। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कुछ भी तो नहीं है। अब बताओ पहले मैं किसको पे करूंगा, फर्स्ट सेटलमेंट किसकी होगी, ये लिखना जरूरी है जी, पेपर में ये लिखना जरूरी है। पहले होगा 2,000 पे टू अतिक, सेकंड में 2,000 पे करने के बाद कितना हो जाएगा, टोटल को 14 पे करने, 2,000 पे करूंगा तो 12 हो जाएगा। टोटल करना है 14,000 पे और 6,000, तो 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 18,000। तो 18 अप टू 18,000 बांट देंगे, तो अप टू 80,000, अप टू 18,000 पे टू और मोना एंड मोना। रूपा, यार मोना कहां से आ गई, रूपा। इन कौन से रेशियो में, 2:1। तो 18,000 को जब 2:1 में बांटूंगा तो 12,000 और 6,000 हो जाएगा। ठीक है, बांट दिया, तो 12,000, 18 यहां बैठ दिया, 2,000 में, तो टोटल हो गए 20,000। देखो 14 और 6 20 हो गए टोटल, बांट दिया। अब ये आ जाएगी कैपिटल, इसके बाद जो जितनी इंस्टॉलमेंट होगी वो सब में बटेगी। थर्ड, बैलेंस अमाउंट पे टू ऑल, बैलेंस अमाउंट सबको पे कर दो। ठीक है सर, बैलेंस अमाउंट पे टू ऑल। बैलेंस अमाउंट पे टू ऑल किस रेशियो में, 2:2:1 में। अब बस कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आइए, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, एक स्टेटमेंट बना रहा हूं जिसमें हम कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बताइए सर, ये क्या है, सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी बताओ, सबसे पहले पेमेंट होगी क्रेडिटर वालों की, उसके बाद पैसा बच जाएगा तो पेमेंट होगी मोहित लोन की, मोहित के लिए जो लोन दिया था उसकी पेमेंट होगी। और अगर उसके बाद पैसा बचता है तो फिर पार्टनर की पेमेंट होगी, कैपिटल की। ये बस स्टेप्स याद रखना है, पहले रिलाइजेशन एक्सपेंस, फिर आपके पास रिलाइजेशन एक्सपेंस भी तो था इसमें, उसको भी लेना पड़ेगा। चलो वो बाद में वहीं कर देंगे, नेट कर देंगे, यहीं पर नेट कर दूंगा मैं, ठीक है, वहीं कर देते हैं। मोहित पेमेंट और कैपिटल हो गया कौन सा, अतिरिक्त, और
मोहित और रूपा। ठीक है जी, अतिरिक्त मोहित और रूपा। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले यहां पर आएंगे बैलेंस ड्यू या अमाउंट ड्यू, जो कहना है वो कह लो, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैपिटल। 38, 24 और 18। 38,000, 24,000, 18,000। क्रेडिटर बता दो कितना है। 15,000 के क्रेडिटर है, और लोन कितना है 5,000। 15,000 के क्रेडिटर और 5,000 का लोन। सबसे पहले मेरा कैश, सबसे पहले मेरे पे क्या आया, मेरे पे कैश पड़ा है कितने का, 5200 का, 5400 का कैश पड़ा है। तो कैश अमाउंट है मेरे पे 5400 का। इसमें माइनस करूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब मुझे बताओ रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना माइनस होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस सर 2700 रुपये माइनस होगा, 2700 रुपये। अरे ये क्या हो गया, कैश अमाउंट कितना है 5400, 2700 रुपये रिलेशन एक्सपेंस होगा। हमें ये नहीं देखना कि पेमेंट किसे कितनी करी है, हमें देखना है कि रिलेशन एक्सपेंस एस्टिमेट कितना करा था, कितना बन रहा था। पार्टनर ने कहा कि भैया हमें 2700 रुपये दे दो, याद करो डिसोल्यूशन। पार्टनर ने कहा था हमें 2700 रुपये दे दो, हमारा हिसाब होगा, अगर ज्यादा होगा हम पे करेंगे, कम होगा आपको 2700 देने हैं। तो हमारा वो हिसाब रहेगा कि पार्टनर ने कहा हमारे 2700 बनता है, 2700 दे देंगे। अब वो 2000 पे करे, 2500 या 3000, हमें क्या लेना देना। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, जितना एस्टिमेट करोगे रिलायंस एक्सपेंस उतना माइनस किया जाएगा। क्लियर है। तो 5400 हमारे पे कैश था, सबसे पहले वो पेमेंट कर देना कैश की, फिर रिलायंस की बात करेंगे। पहले 5400 मेरे पे पैसा पड़ा था, जिसमें 2700 रुपए मैंने रिलायंस एक्सपेंस पे कर दिया। अब बचा 2700 रुपए, तो 2700 पे कर दूंगा। तो यहां पर 2700 का रिलायंस एक्सपेंस पे कर दिया, अब 2700 बच गया, तो वो मैंने इससे क्रेडिटर पेमेंट कर दी। तो बैलेंस क्या बच गया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहां 15,000 था, जिसमें 2700 पेमेंट कर दी। अब ये आ गया 12,300। ये 5,000 है, ये 38,000 है, ये 24,000 है, और ये 18,000 है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करा, जो मेरे पे पैसा पड़ा था 5400 रुपये, उससे मैंने रिलायंस एक्सपेंस पे करा। जो पैसा बच गया, पहली प्रायोरिटी मेरी पे करनी होती क्रेडिटर, मैंने वो पे कर दिया। देखो क्रेडिटर को ने मुझे 500 का डिस्काउंट दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिटर को 14,500 ही देने हैं। तो मुझे बताओ अब जो मेरा अमाउंट रियलाइज हुआ ऑन 5 जुलाई, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन 5 जुलाई, कितना टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ है, टोटल हुआ 12,600। 12,600 पूरी पेमेंट नहीं करनी, पता है आपको कि भाई 15,000 में से सिर्फ 14,500 पे करने हैं। अच्छा 15,000 में से 2700 पे, ये समझो 15,000 में से 14,500 पे करने, इसलिए मतलब 500 का डिस्काउंट दिया, तो 15,000 में से 2700 पे कर दिया। अभी कितने पे करने हैं, 12,300 या 500 लेस कर दू, 500 लेस कर देंगे इसमें। तो 12,300 में 500 को तो डिस्काउंट ही दिया उसने, तो 11,800 रुपए ही पे करने हैं। तो अप टू 11,800 पे टू क्रेडिटर, बैलेंस 12,600 मेरे पे 5 जुलाई को रिलाइज हुआ। 12,600 में 11,800 मैंने पे कर दिए, किसको, क्रेडिटर को। क्रेडिटर पूरे खत्म हो गए, 11,800 पे करे, क्रेडिटर पूरे खत्म हो गए। ठीक है। और इसको पूरा 12 कर दो, खत्म करने के लिए पूरा 12,300 कर दो, नहीं तो फिर मुझे 500 यहाँ बैलेंस होना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट करके दिखाना पड़ेगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करो 12,300 माइनस कर दो। 18,000 यहाँ लिख दिया ना आपने, 11,800 पे करे क्रेडिटर को, और खत्म कितने से हो गए क्रेडिटर, पूरे खत्म हो गए। बैलेंस कितना बच गया था 800, बैलेंस 800 पे टू लोन, लोन को पे कर दिया बैलेंस 800। ठीक है दोस्त। तो अब मेरे पे बैलेंस क्या बच गया, अगर आप चाहते हो अलग से दिखाना तो अलग से ऐसे दिखा सकते हो कि 11,800 पे करे, यहां 11,800 लिख देना,
इसके बाद 500 बैलेंस बचेगा, उसमें लिख देना लेस डिस्काउंट 500 रुपये। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे दिखाते एक बार। ओह, इसको मैं दिखाता हूँ पूरे करके। अप टू 11,800 पे टू क्रेडिटर इंक्लूडिंग, ऐसे लिख दो इंक्लूडिंग 500 डिस्काउंट। तो 500 डिस्काउंट इंक्लूड है, तो इसका मतलब 12,300 पे कर दिया, ऐसे कर दो। तो यह आ गया नील। यहां कितना था 5,000, 5,000 में से 800 दिए तो आ गया 4,200 रुपये। ये अभी भी 38,000 ही है, इनकी पेमेंट अभी नहीं हुई, 24,000 है, और ये 18। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहली बार जो क्वेश्चन कराया था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो कहानी ही नहीं है, करते जाओ पेमेंट। ये बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस ड्यू। अब अमाउंट रियलाइज हुआ कितनी तारीख को? 30,000 रियलाइज हुआ 30 अगस्त को। अमाउंट रियलाइज्ड 30 अगस्त। तो जो 30 अगस्त को रियलाइज हुआ उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट 4,200 पेड टू लोन, तो पहले 4,200 लोन के पे कर दो, खत्म। अच्छा मुझे बताओ, पहले 4,200 लोन के पे करूंगा, 30,000 मेरे पे रियलाइज हुआ था, मैंने उसमें से 4,200 लोन के पे कर दिया, अब बचा 25,800। अब आ गई कैपिटल की बारी। जब भी कैपिटल की बारी आएंगी, ऊपर वाला स्टेटमेंट देखेंगे, और कैपिटल की बारी में इस तरीके से पेमेंट होगी कि पहले 2,000 रुपए पे करेंगे अतिरिक्त को, फिर 18,000 जो बच जाएगा उसको 2:2 में बांटेंगे। तो पहले 2,000 रुपए, सेकंड 2,000 पेड टू अतिरिक्त, अतिरिक्त को 2,000 पे कर दो। कहां है जी अतिरिक्त? ये रहा। जैसे 2,000 रुपए अतिरिक्त को पे करे, अतिरिक्त का कितना हो गया? 36,000 रुपए। फिर बैलेंस कितना बच गया? 2,000 और माइनस कर दो, आई बैलेंस में 23,800। 18,000 और पे कर सकता हूं मैं। सेकंड में कितना पे करना है? अप टू 18,000 है मेरे पे? हाँ है। कैलकुलेटर पकड़ते रहो भाई, 30,000 लिखो कैलकुलेटर में, पहले कैलकुलेटर पकड़िए, 30,000 लिखिए पहले, 4,200 पे कर दिया लोन का, 2,000 रुपए पहले अतिरिक्त को पेमेंट कर दी, बचा 23,800। 18,000 अभी और पे कर दूंगा तो 5800 बच जाएगा फिर दोबारा। तो थर्ड 18,000 पेड टू कौन कौन? अतिरिक्त एंड मोहित, इन किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो इनकी, अतिरिक्त और क्या है? रूपा। अतिरिक्त और रूपा, ए और बी। इसको ना यहां पर अप टू लगा लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना लिखकर ऐसे लिखा लो, अप टू 4,200 ऐसे पे करो, अप टू 4,200 एक तो ऐसे पे करना है, फिर अप टू 2,000 रुपये पे करने हैं अतिरिक्त को, फिर अप टू 18,000 तक पे करने हैं इसको, और बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस कितना बच जाएगा आपको पता है? 5800 रुपये। पे टू ऑल 221, जिस तरीके से बोला था पेमेंट करने के लिए उसी तरीके से पेमेंट करा है। पे टू ऑल 221। अच्छा पहले 18,000 की पेमेंट कर दूं? 18,000 किस रेशियो में बटेगा? 18,000 रुपये जो पे होगा वो 2:1 में होगा, मतलब 12,000 अतिरिक्त को मिल जाएगा और 6,000 रुपये को मिलेगा। और चेक कर लो 12 और 6 कितना, 12 और 2 कितना होगा? 14,000 और 6,000, तो 14,000 पे कर दिए। एक्चुअल में सरप्लस कैपिटल होती है उतना ही पे करना होता है, 6,000 है ना, हो गया। अभी आ गई 24, 24 और 12, चेक करोगे तो जो कैपिटल आ गई वो 24, 24, 12 आ गई। मैं लिखना नहीं चाहता, लिख दूंगा, छोड़ो यार यहीं पर कर दो, या आप माइनस कर लेना ना, 38 में से 14 गए तो 32, 24 एज इट इज, और ये 18 माइनस 6 12 आ गया, तो 221 में आ गया। हाँ 24, 24 और ये 12, 221 में। अब 5800 बच गया, फिर भी 5800 बच गया, तो 5800 को बांट दो 2:1 में, डिवाइड बाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ जाएगा 2320, 2320 और डिवाइड करेंगे 2 तो बच गया 1160। दोस्तों यहीं पर आ गई है वो कैपिटल, यहीं पर माइनस कर दोगे ना इतने में आ गई, तो 24, 24 और 12 जो मैं चाहता था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसके बाद अब सारा वैसे करना है। बैलेंस कितना बच गया जी? नील नील। 24,000 माइनस 2320 आएगा 2160, 21680, 21680, और ये आ जाएगा 18,000 माइनस 6,000 और माइनस 1160,
क्या जाएगा 10840। चेक कर लीजिए आप, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, 10,840 ही आएगा 1 से डिवाइड। तो 21680 डिवाइड बाई 2 10840 10840 10840 बराबर है, रेशियो में है। यह हो गया बैलेंस अमाउंट ड्यू, बैलेंस ड्यू। अब कितना बचा? 40,000 रुपये 15 सितंबर को मेरे को है 40,000 रुपये, तो 40,000 को बांट देते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 40, हाँ 40 से पार ही जा रहा है। तो अमाउंट ओ रियलाइज्ड कब रियलाइज हुआ है? 15 सितंबर को। ऑन 15 सितंबर पे टू ऑल इन 221। तो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है? जो भी हुआ है उसको 2:1 में बांट दो। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ जाएगा 16,000 रुपये, यह आ जाएगा 16,000 रुपये, और यह आ जाएगा सर 8,000 रुपये। बस दोस्तों, अब जो बच जाएगा, अभी भी पेमेंट नहीं हो पाई ना, पैसा खत्म हो गया, पेमेंट नहीं हो पाई, तो ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। भाई पैसा जब खत्म हो जाता है और पेमेंट नहीं हो पाती तो रो लॉस है। अगर पैसा ज्यादा है, पेमेंट हो चुकी है, बच जाता है पैसा, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यहां हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, और जो भी लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा वो इक्वली होगा पीएसआर की रेशियो में। अब चेक कर लेना, जो माइनस करके आएगा वो पीएसआर की रेशियो में आएगा 21680। यही करना है 5680, ये भी आएगा 5680, और 10,840 माइनस 8,000, ये आएगा 2840। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ। सर अब क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूं, कभी कभी अलग अलग बुक्स में क्या होता है कि जो 2700 रुपये रिवाइजन एक्सपेंस है ना, जो एक्चुअल पेमेंट होती है वही मान के चलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिसाब किताब है। कोई बुक कहती है कि जितना आपने एस्टिमेट करा उतना आपको पे करना है, और कोई बुक कहती है कि जितना एक्चुअल पे हुआ है उतना आपको माइनस करना है। तो आपके नीचे जब भी आप कोई भी एजम्पशन लोगे तो नीचे आप नोट दे देना कि अभी हमने एजम्पशन के लिए कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड है हमने उतना ही पेमेंट करा है। और अगर आप ये मान के चलते हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेट वाला नहीं, जो एक्चुअल पेमेंट है वो, तो यहां पर सिर्फ 2,000 लिख देना और सारा क्वेश्चन फिर उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बुक क्या मानती है, तो जो भी आप मानते हो वो आपका सही माना जाएगा। आप 2,000 मान के चलोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बस ये होगा कि 700 रुपए जो आपने कम पे करे वो यहां जुड़ जाएंगे, बस इतना फर्क होगा। मतलब ये होगा कि 700 रुपए जो आपने कम पे करे हैं ना, जैसे 700 रुपए यहां 2700 पे कर दिए, फिर अगर आप ये मान के चलते हो कि 2,000 पे करने हैं, जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हुआ उतना पे करते, 2,000 करते, तो 700 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं यहाँ पर, वो 700 रुपए जुड़ जाते हैं यहाँ पर, बस। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, दोनों आंसर सही है। आप एस्टिमेटेड वाला रिलेशन माइनस करो तब भी आंसर सही में आएगा, तब भी आंसर एज पर पीएसआर आएगा, और अगर आप 2,000 लेकर चलोगे तब भी आंसर सेम आएगा। एक बार 2,000 लेकर करवा दूं, अगर इतना कर लिया तो आपने, ठीक है 2,000 लेकर करवा देते हैं। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ अमाउंट डाउन चेंज करना है, यहां पर लेना है 2,000 रुपए। जैसे यहां पर 2,000 लिखोगे तो 5400 माइनस 2,000, पहले आप उतार लेना ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद जाकर दोबारा और में डालकर उतारना। ठीक है, देखो 5400 माइनस 2,000 यह आ जाएगा 3400, तो यहां पर आ जाएगा 3400, ये चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3400, तो 15,000 में से 3400 गए, यह आ जाएगा 11,600, यह आ जाएगा 11,600। तो 11,600 जो 15,000 में से 34 गए तो यह आएगा 11,600। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस लिया है। ठीक है, अभी मैं दोनों तरीके से करा दे रहा हूं, आंसर में सिर्फ 700 का डिफरेंस आएगा बस, क्योंकि वहां 700 ज्यादा पे करे, यहाँ 700 पे नहीं करे। 2,000 अगर पे करूंगा तो 3400 बच जाएगा, 2,000 रियलाइजेशन पे करने का मेरे कैश बैलेंस बच जाएगा 3400, पे कर दिया पहले क्रेडिटर, आ गया 11,600, पूरा सामने देखेंगे 5 मिनट में कर दूंगा सॉल्व। 11,600 बचा, 11,600 में आपको पता है 500 का डिस्काउंट दिया था, तो मुझे अब कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 11,100, सिर्फ 11,100 पेमेंट करनी है। अच्छा मेरे पे पैसा पड़ा था 11,100, सब चेंज हो जाएगा। देखो बैलेंस आउटस्टैंडिंग इतना है 11,600, पेमेंट कितनी करनी है, सिर्फ 11,100, क्योंकि 500 का डिस्काउंट था, तो पेमेंट करूंगा सिर्फ 11,100, और 12,600 का रियलाइजेशन हुआ था हमारे को पहले में, तो 12,600 में 11,100 पेमेंट कर दूंगा तो 1,500 रुपए मेरे बचेंगे लोन की अमाउंट की पे करने के लिए। पहले 800 बच रहे थे, अब 1,500 बचे, 700 का डिफरेंस रहा है, 1,500 पे कर दूंगा। और जैसे ही 1,500 पे करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 1,500 पे करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 5,000 पे करने थे, 1,500 पे कर दिया, यहां जाएगा 3,500 रुपए। बस कुछ नहीं करना भाई, जो जो पैसा बच रहा है उसको करते जाओ। अब
यहां आ जाएगा 3500। तो अप टू 3500 पे करूंगा। अब यहां पर ना अप टू 42 नहीं आएगा, क्या आएगा अप टू 3500। अप टू 3500 पे कर दो, हाँ कर दीजिए सर। अप टू 2000 पे कर दिया, अप टू 18 पे कर दिया। अब बैलेंस में चेंज आ जाएगा, बैलेंस में देखना 700 का ही फर्क है। पहले 58 आ रहा था, अब 700 और ऐड कर देना, 4500 आ जाएगा। देखो टोटल कितना था दूसरे में 30,000। अब सुना ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया ना, दोबारा एक बार बता देता हूँ। 5400 का कैश बैलेंस है, 2000 पेमेंट कर दी रिलाइजेशन, जो बच गया उससे मैंने क्या पेमेंट करा क्रेडिटर। क्रेडिटर में इतने पैसे बच गए 11,600 पेमेंट करने के बाद। 500 का डिस्काउंट दिया था, अब मैं उसको नेट पेमेंट करूंगा 11,100। टोटल रिलाइजेशन हुआ था 12,600 का, जिसमें 11,100 पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, फुल सेटलमेंट कर दिया, और 1,500 पे कर दिया लोन के। लोन का पैसा बच गया 3,500 रुपए। अब अप टू 35, इधर मुझे रिलाइज हुआ 30,000, तो अप टू 3,500 में मेरे पे 30 अगस्त को रिलाइज हुआ 30,000, जिसमें से 3,500 में लोन का अमाउंट पे करूंगा, ठीक है। फिर 2,000 रुपए मैं अतिरिक्त को दूंगा, ये तो सेम है पूरा प्रोसीजर। 18,000 फिर दोनों को बांटूंगा, और अब 6500 बच गया। पहले 5800 बच रहा था, अब 6500, देख रहा फर्क आ गया 700 का। 6500 बांट देंगे तीनों में, ये फर्क आ जाएगा। जो सा तरीका लगाओगे तो वो कर लेना सर। 6500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 1300, 1300 और 650 माइनस कर देंगे। 1300, 1300, 650, तो यहां पर कितना आया 38,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000 और माइनस 13,000, ये आ गया 11,000, 1300, ये आ गया 22,700, 22,700। इधर देखो 24,000 में से 1300 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 22,700। इधर 18,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, फिर 650, ये जाएगा 11,350। अब पैसा बच जाएगा, उसको बांट देना आप। कैसे बांटेंगे भाई, 16,000 तो 22,700 देने हैं, 16,000 देंगे तो 67 आ जाएगा। एक मिनट कुछ गलती हो रही है, यहां गलती कर दी। 6500 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, 6500 डिवाइडेड बाई 5 था, 10 से कर दिया। 2600, 2600, 1300 आना था, यहां गलती कर दी, सॉरी। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक कर लेना यहाँ पर। 2600, 2600, 1300, 2600, 2600 और 1300। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, 6500 को सही से बांटा नहीं। करना दोबारा एक बार। 38,000 में से 2,000 जाएंगे, फिर 12,000 जाएंगे, और फिर 2600 जाएंगे, तो बच जाएगा 21,400। 24,000 में से 2600 जाएंगे तो बच जाएगा 21,400, और 12,000 में से जाएंगे 1300 तो बच जाएगा 10,700। अब ये हो गया बैलेंस ड्यू। एंड में तो आपके पास 40,000 था, बांट दिया, तो 21,400 में 16,000 बढ़ जाएगा, तो आएगा 5,400, आएगा 5,400, और यहाँ पर 10,700 में आप 8,000 बांट देंगे तो आएगा 2,700। स्टडी मैट खोलिए, ये आंसर आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने एजम्पशन मानी है जितना अमाउंट आपने रिलाइजेशन है उतना ही पे करा है, एस्टिमेशन वाला नहीं माना। स्टडी मैट में ये है, मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया। जो भी आप एजम्पशन मानते हो उसको नीचे नोट दे दीजिएगा कि हमने जो रिलाइजेशन एक्सपेंस पे करा है एक्चुअली वो 2,700 है, और मतलब हमने जो रिलाइजेशन एक्सपेंस डिडक्ट करा है कैश बैलेंस में वो 2,700 करा है, ये एजम्पशन है हमारी। और हमने जो रिलाइजेशन एक्सपेंस डिडक्ट करा है वो 2,000 करा है, ये एजम्पशन है हमारी। ऐसे मानना है आपको नोट देकर बस। आप स्टडी मैट खोल के देखेंगे तो स्टडी मैट ने ये माना है कि रिलाइजेशन एक्सपेंस जो आपका एक्चुअल पेमेंट हुई है वही आप डिडक्ट करोगे बस, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा इससे। काफी स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं, वो कहते हैं कि भाई सर स्टडी मैट से मैच नहीं कर रहा आपका आंसर। तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि अजम्पशन अलग अलग है ना। तो मैंने जो स्टडी मैट की अजम्पशन थी वही बता दिया, अब आप चेक कर लीजिएगा, मैच कर जाएगा आपका। क्या करना है, एक क्वेश्चन और करना है। चलो जो एक क्वेश्चन बच जाएगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, अभी जो कुछ ज्यादा बड़ी क्लास हो गई, बोर हो जाओगे फिर। एक क्वेश्चन पहले और लास्ट वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आप ट्राई करिए बिना आंसर देखें। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वो आप ट्राई करिए। लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में कर लेंगे, छोटी सी क्लास होगी, जल्दी से कर देंगे। 34 क्वेश्चन 45 एक घंटे में हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा आपके पास अलग तरीका में बेस में, ये देखो टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट, जब ये ले आता है तो आपको बड़ा लग जाता है, समझ लेना है, आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट चालू होता है, मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड चालू होता है 35 में। तो 34 क्वेश्चन हम अपनी लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1 घंटा करीब चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को कराने के लिए, तो 1 घंटे के लिए नेक्स्ट क्लास ही बना देंगे। पहले आप एक बार ट्राई करना, क्या अब आपको समझ में आया
पिछली क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ने, एक दो बच्चों ने कमेंट भी करा था, सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये क्लास देखो, फिर बताओ क्या आप क्लियर हो गया, आपको कमेंट करके बता देना मुझे। लास्ट क्वेश्चन अपने आप से करो, अगर लास्ट क्वेश्चन खुद से कर लेते हो तो समझ लेना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं कर पाते तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुल आपको मेरी पार्टनरशिप क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।